ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आम आदमी खास पहल में। अजीत सिंह की मदद से रेड लाइट एरिया के बच्चों को यहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज की भी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ये बच्चे भी अपना भविष्य सुधार सकें। वोकेशनल ट्रेनिंग की जहाँ तक सवाल है, हमारे कुछ बच्चों ने नर्सिंग कोर्सेज़ भी किया है, कंप्यूटर कोर्सेज़ भी किया है। हम लोग खुद अपने सेंटर में कंप्यूटर कोर्सेज़ करवाते हैं और ब्यूटिशियन का कोर्स हम लोग करवा रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि कैसे पहली कोशिश यही रहती है कैसे एजुकेशन लाइन में उनको आगे बढ़ाएं। अगर उसमें कुछ कमी है या कोई वीकनेस है तब हम उसको वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ डाइवर्ट करते हैं। और जो बच्चा बिल्कुल वोकेशनल ट्रेनिंग करने लायक भी नहीं है तो उनको हम वन टाइम लाइवलीहुड सपोर्ट देकर, कुछ जैसे रिक्शा है या दुकान खुलवाने का काम है, वो सब हम लोग करते हैं। और जहाँ तक रेस्क्यूड विक्टिम का बात है, उनके लिए हमने एक पैकेज रखा हुआ है कम से कम 30-40 हज़ार रुपये का, जो उनको हम सपोर्ट करते हैं और उनको हम कोई भी रिहैबिलिटेशन के लिए लाइवलीहुड सपोर्ट करते हैं, वन टाइम ग्रांट देते हैं उनको, ताकि वो अपनी नई ज़िंदगी फिर से शुरू कर सकें। जितनी मेरी पढ़ाई हुई है बचपन से अभी तक इंटर तक की, वो गुड़िया नहीं करवाई है मेरे पास। एक्चुअली मेरे पापा नहीं है, पापा की डेथ हो गई है और फैमिली भी इतनी अच्छी उनकी इनकम नहीं है कि वो हमको स्कूल में पढ़ा सकें। तो गुड़िया ने ही मुझे पढ़ाया। मैं बीमार होती हूँ, गुड़िया मेरी दवा भी करती है। फिर शुरू से लेकर लास्ट तक अगर मैं हूँ आज तो उसका पूरा क्रेडिट गुड़िया को जाता है। बेसिकली देखिए, ये क्ले वर्क है। क्ले वर्क के अलावा और भी जो आर्ट है, वर्क है, उसको हम यूज़ करते हैं थेरेपी के लिए। बच्चे बिल्कुल डिस्टर्ब्ड कंडीशन से आते हैं, उनको पीस ऑफ माइंड मिलना चाहिए, तो कला को हम उनको शांति के लिए यूज़ करते हैं कि पहले मेंटली शांत रहेंगे, तब उसके बाद पढ़ाई होगी चाहे लिखाई होगी। तो ये पूरे जो कला के अनेक विधाएं हैं उसको हम इस्तेमाल करते हैं उनकी मन की शांति के लिए। कला के माध्यम से मैं समझता हूँ बच्चे पूरी एक सृष्टि की समझदारी उनके अंदर आती है ना। और स्वाभाविक है इसके बाद उनकी पढ़ाई लिखाई, बातचीत, हर चीज़ में परिवर्तन आता है। हमारा बहुत पॉजिटिव अनुभव है कि जो पूरा जो आर्ट की विधाओं से, मतलब आर्ट के थ्रू हम जिस ढंग से इनको समाज से जोड़ने में या अपने आप से जोड़ने में जो हम प्रक्रिया चलाते हैं वो बहुत सफल है। आपकी वाइफ का आपके साथ कितना सपोर्ट रहा है और किस तरह से वो मदद करती हैं आपकी? मैं जो हर कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी उथल पुथल वाली रही है एक, तो मैं समझता हूँ कि वो बेहतर समझती हैं पूरे मेरे काम को, मेरे पैशन को और मेरे पागलपन को। क्योंकि मेरे पागलपन से बहुत लोग, मेरे घर वाले भी परेशान रहते हैं कि मैं एकदम जुनून वाला आदमी हूँ, मतलब जो चीज़ करना है वो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कभी कभी वो जुनून बहुतों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मंजू का सवाल है, वो तो साथ चलने के लिए तैयार है। जो मैं कर रहा हूँ उसमें हाथ बटाती है। चीज़ें बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बात यह है कि हमें पता है हम किसके लिए हैं। ये नहीं कि हाँ हम ज़्यादा काम कर रहे हैं तो एज ए बर्डन है, क्योंकि हमें मालूम है हम किन के लिए खड़े हैं। ऐसे बिरादरी के लिए खड़े हैं जिसके लिए कोई बोलने को तैयार नहीं। हमें मालूम है कि अगर हम लड़की को रेस्क्यू करने जाएंगे तो वो पुअर फैमिली से है, और जो ये घटना करवा रहा है वो दबंग होगा, पैसे वाला होगा, वो पहुंच वाला होगा, तो सारे मेंटल प्रेशर हमारे ऊपर आना ही आना है। अगर हम नहीं कर सकते तो हमको शायद यहाँ नहीं होना चाहिए। हमें मालूम है हमारे साथ सब कुछ घटना घटनी है। हमें ये पक्का नहीं होता आज हम घर से सही सलामत गए हैं, घर में वापस आएंगे कि नहीं। जब आपने इस काम की शुरुआत करी तब 23 साल हो चुके थे इस काम को, तब से लेके अब तक बहुत बड़ा चेंज आया सोसाइटी के अंदर। तब आपको प्रॉब्लम क्या क्या फेस करनी पड़ी, स्पेशली सोसाइटी के सामने, सबके सामने? देखिए, पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो आज से 23 साल पहले हमने शुरुआत किया था, तो मैं किसी को पूरे हिंदुस्तान में नहीं जानता था जो इस मुद्दे पर काम कर रहा है। तो हर पल एक नया दिन होता था, आपको खुद इवॉल्व करना पड़ा।
अपने आप हमने संघर्ष किया, गलतियां की और उससे हम सीखे, ठीक है। और उसके बाद मैं समझता हूँ जो हमने 23 साल का सफ़र तय किया है, उसके बाद जो सबसे बड़ी जीत हमें नज़र आती है कि आज जो मानव तस्करी है, ये जो फोर्स प्रोस्टिट्यूशन है, ये कम से कम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, सबके ज़ुबान पर आ गया है, सरकार के ज़ुबान पर भी है, UN एजेंसीज के ज़ुबान पर भी है। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जीत तो यहाँ है। रेड लाइट एरिया अगर देखा जाए तो दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, कलकत्ता में भी है, बड़े शहर में, लेकिन आपने वाराणसी शहर ही क्यों चुना? जैसे कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहा था, ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि हम दिल्ली में काम कर, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि दिल्ली पूरा हिंदुस्तान है, ठीक है। मुझे लौटकर अपने गांव, अपने ज़िले की तरफ आना था, जो छोटा मेरा कस्बा था, जो छोटा मेरा ज़िला था, वहाँ आकर काम करने की ज़रूरत है। महानगरों में तो सब काम कर रहे हैं। आपका फिनेंशियल फंडिंग कहाँ से आता है इन लोगों के लिए? क्राई नाम की संस्था है, वो सपोर्ट करता है, एक्शन एड सपोर्ट करता है, जिनेवा ग्लोबल सपोर्ट करता है। हम लोग खुद भी फंड रेज़ करते हैं, अपने ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह बेचकर खुद भी रेज़ करते हैं। तो ये हमारे सब स्रोत हैं सपोर्ट के। गवर्नमेंट से अभी तक क्या क्या सपोर्ट मिला है और आपको क्या लगता है कि कितनी उम्मीद है और मिलने की? देखिए, एज अ रूल हम लोग अभी तक गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट हमने नहीं लिया आज तक। उसके कुछ ऑब्वियस रीज़न्स हैं। मुझे लगता है कभी कभी हमारे काम में बाधा आ जाएगी, इसलिए हम लोग पूरे ग्रुप ने तय किया है कि हम अभी सरकार से पैसे नहीं लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ पीपल्स मनी है, उसमें कोई कसम नहीं है। आने वाले दिनों में हो सके हम सपोर्ट लें भी। फिलहाल अब तक हम लोगों ने यही तय किया है कि हम सपोर्ट नहीं लेंगे। फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी आगे इन लोगों के लिए काम करने की? देखिए, काम का जैसे मैंने एक पैराडाइम शिफ्ट तो हम लोगों ने पार किया है, एक मॉडल तो हमने क्रिएट करके इस देश को, इस दुनिया को बताया कि देखो रेड लाइट एरिया में सिर्फ HIV और कॉन्डोम के अलावा भी बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, उनके जीवन को कैसे बदला जा सकता है। एक पूरा वर्केबल मॉडल हमने दिया है, वो मॉडल बिल्कुल वर्केबल है। काम अगर उसको फॉलो किया जाए तो मैं कहता हूँ कि हर रेड लाइट एरिया को बदला जा सकता है। मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ कह सकता हूँ इस बात को। अब बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से दिमाग की ज़रूरत है और उस पूरी परिस्थितियों को समझने की ज़रूरत है। और जहाँ तक और ये लड़ाई तो फिर आगे चलती रहेगी, हो सके आगे भी चले, आने वाले लोग उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और जो दूसरा मेरा एक जुनून यही है अभी फ़िलहाल कि कैसे इसको हम पीपल्स इशू बनाएं और बृहद रूप से जनता का मुद्दा बने कि बहन का बिकना, बेटी का बिकना ये अपने आप में सभ्य समाज का परिचय नहीं है। हमें है ना, ये कोई पैमाना नहीं है एक सिविलाइज सोसाइटी का। तो वो उसको मेरी हमेशा कोशिश रही कि हर चीज़ को मैं जनता की तरफ ले जाऊं, जनता तक ले जाऊं, क्योंकि वो सबसे बड़ा जज वो है, सबसे बड़ा परिवर्तन की धुरी वहीं से निकलती है। समाज को, स्पेशली यूथ को, जो आजकल का बढ़ता यूथ है, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कहूँगा कि एक ऐसे मानवीय समाज गढ़ने की कोशिश करो जहाँ तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज और ये सृष्टि सब एक साथ मिलकर चल सके। एक दूसरे से बगावत करने की ज़रूरत नहीं है, प्रकृति के साथ चलने की ज़रूरत है। और जब मैं प्रकृति की बात कर रहा हूँ तो मैं पेड़ों की भी बात कर रहा हूँ, मैं पक्षियों की भी बात कर रहा हूँ, मैं तारों की भी बात कर रहा हूँ। सबके साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है, उस अहंकार से मुक्त होने की ज़रूरत है। वो जहाँ अहम ख़त्म होगा वहाँ से आप मुक्त होकर एक नई धरती, नए समाज को गढ़ने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। लाल बत्ती एरिया के बच्चों को गोद लेना, वेश्यावृत्ति से छुटकारा पाना और पुरुषों की विकृत मानसिकता को उजागर करना, क्या समाज में इससे बड़ा काम और कोई हो सकता है जिस काम को अजीत सिंह अंजाम दे रहे हैं? अगर ऐसी ही सोच हर इंसान में पैदा हो जाए
तो शायद समाज में परिवर्तन आ सकता है। आज के इस अंक में बस इतना ही। अगर आप भी ऐसी ही किसी प्रतिभा को जानते हैं तो हमारे इस ईमेल आईडी पर लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है aakp.lstv@gmail.com। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गंगवारी मनोहारे मुरारी चरणच्युतं त्रिपुरारि शिरत्रारि पापहारि पुनः पापहारि पुनः पापहारि पुनः